नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और जो चैप्टर है वह है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसी आप लोगों की डिमांड थी कि सर जो पुराने पेपर हैं उनमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करवाएं। तो आज मैं मई जून 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, उसको सॉल्व करवाने वाला हूं। यह जो क्वेश्चन था वह था R12 रेफ्रिजरेंट पर आधारित। तो इसमें हम इसकी टेबल भी देखना सीखेंगे और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, इस सब कुछ समझने वाले हैं। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और नोट्स के लिए आप हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है और एक वीडियो की भी लिंक दे रखी है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे हमें एप्लीकेशन को ज्वाइन करना है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन समझते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया उसको पढ़ के समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा R12 रेफ्रिजरेशन प्लांट वर्क्स बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस एंड -10 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखा इफ द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन कैलकुलेट द COP ऑफ द प्लांट एज्यूमिंग देयर इज नो अंडर कूलिंग। आगे लिखा इफ मास फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज 5 किलोग्राम पर मिनट then calculate the power required to run the compressor. use refrigerant table R12। रेफ्रिजरेंट टेबल कौन सी R12 हमें यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ध्यान से जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें समझना हुआ है, ध्यान से समझो। सबसे पहले कौन सी टेबल यूज करना है या कौन सा पीएच चार्ट यूज करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है R12। अब इसके बाद यहाँ पर आगे देख रहे होंगे दो टेम्परेचर दिए, एक कम वाला रहता है एक ज्यादा वाला रहता है। तो कम वाले को माइनस में दिया है वह किसका टेम्परेचर रहता है, एवोपोरेटर का टेम्परेचर रहता है। और जो ज्यादा वाला टेम्परेचर हुआ किसका रहता है, कंडेंसर का रहता है। और जो कंडीशन दी रहती है इसमें, ये कंडीशन दी है देखो, ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ द कंप्रेसर, जिसके थ्रू हमें समझना होगा कि कौन सा डायग्राम बनेगा और कैसे हम इसकी एंथैल्पी की वैल्यू निकालेंगे। और हमें निकालना क्या क्या है, कैलकुलेट COP निकालना है इसको। और जो हमें पावर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर, याद रखें कंप्रेसर लिखा है तो कंप्रेसर का वर्क डन निकालेंगे और वर्क डन को हम किसमें, जूल पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो वो किलोवाट बन जाएगा, तो हमारी पावर आ जाएगी। मतलब कंप्रेसर का हमें वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। लास्ट में सिर्फ क्या करेंगे, जो पर मिनट निकलता है उस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 60 का डिवाइड करके, तो वो क्या बन जाएगा, किलोवाट बन जाएगा। तो वही क्या होगा, होगी उसकी पावर। क्वेश्चन समझ गए होंगे और कैसे समझना है ये भी आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको नोट करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नोट करता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसे कि हर बार समझाता हूं मैं, क्या लिखना है, सॉल्यूशन। और फिर क्या लिखना है यहाँ पर, गिवन में हमें जो दिया है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो क्या दिया, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ए -10 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा वाला टेम्परेचर किसका रहता है, कंडेंसर का। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कंडेंसर टेम्परेचर पूरा लिखना है, याद रखें। कंडेंसर टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। कोई भी हमें टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं करना है। अगर केल्विन में दिया रहता तो हम जरूर 273 को माइनस करके डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डिग्री सेल्सियस में दिया है, उसी का हमें यूज करना है। आगे दिया -10 किसका रहता है, एवोपोरेटर का। एवोपोरेटर लिख दें हम। और क्या दिया, टेम्परेचर दिया -10 डिग्री सेल्सियस। ये नोट करने के बाद हमें आगे दिया मास दिया, तो यहाँ पर देखो मास फ्लो रेट। हम मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो सिंबल में यहाँ पर यूज कर देता हूं। क्या दिया, 5 किलोग्राम पर मिनट। इसके अलावा जो निकालना है वह दिया कंप्रेसर का वर्क डन निकालना है हमें, किसका, कंप्रेसर। इसको क्वेश्चन मार्क लगाना है और COP हमें निकालना है। ये इतना लिखने के बाद हमें सबसे पहले जो कंडीशन दी है, कौन सी कंडीशन, ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। और डायग्राम रट लेना है इस कंडीशन के लिए। जैसा मैं बना रहा हूं वैसा आपको याद कर लेना है। जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक वर्टिकल लाइन खींच लेना है। क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन खींच लेना है। और फिर उसके जहां पर एंड होती है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना अपनी स्केल की सहायता से। और ऐसा ऊपर को एरो लगा देना, जिसका मतलब हम इस पे प्रेशर दर्शाएंगे।
इस पे क्या दर्शाएंगे, एंथैल्पी मतलब एच दिखा दें। मतलब ये प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। इतना ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, ऐसा एक कर्व टाइप का बना देना, जो कि हमारी जो भी जो रेफ्रिजरेंट टॉयल है या फिर कोई अदर रेफ्रिजरेंट है, वहां पर आपने उसका उसकी जो क्या पीएच चार्ट देखा होगा, तो इस तरह का कुछ यहाँ कर्व बना रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ए वाली लाइन है इस पे एक पॉइंट देते हैं, ऐसा ऐसा क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, इसको हम क्या देते हैं, 1 पॉइंट देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देते हैं और इसको यहाँ ऐसा मिला देते हैं और इसको नीचे वाली लाइन को ऐसा मिला देते हैं। ये मिलाना सीख जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंस एवोपरेटर। क्या बोलते हैं, एवोपरेटर वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर वाली लाइन। क्या बोलते हैं, कंडेंसर वाली, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, याद रखो, कंडेंसर वाली लाइन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट, हमने क्या किया, एक लाइन ऊपर मिला दी, इसमें एक लाइन नीचे मिला दी, ऐसा कर्व बनाने के बाद उसके बाद हमें यहाँ से तिरछी जाना है, यहाँ से एक तिरछी लाइन जाना है ऐसे ऊपर, याद रखें, और यहाँ से इस लाइन को बढ़ाना है, यहाँ से जो एक छूट गई थी इस लाइन को हमें आगे बढ़ा देना, मतलब ये पूरी लाइन को हमें ऐसा आगे बढ़ा देना है। दोनों जहां पर काटेंगे वहां पर एक ऐसा पॉइंट लगा लें, ये हो जाएगा 2 नंबर, और फिर इससे अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 नंबर, और यहां से फिर हमें सीधा वर्टिकल जाना, जहां वर्टिकल मिलेगा पॉइंट मिल जाएगा, उसको हमें क्या दे देना, 4 नंबर। समझ में आया होगा डायग्राम कैसे बनाए। इस कर्व पे पहले हमने 1 नंबर दिया, उसको सीधा हमने इस लाइन तक मिला दिया, फिर यहाँ पर एक पॉइंट दिया, उसको यहाँ तक मिला दिया, फिर इस पॉइंट से हमें तिरछा जाना है, थोड़ा सा ऊपर तक, कहां तक जाना है, जहां तक कि ये लाइन इसको काट ना जाए। तो इस लाइन को हमने जो 3 नंबर पॉइंट की थी, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इसको ऊपर को बढ़ाया, दोनों यहाँ पर काटे हुए, उसको 2 नंबर दे दिया, 2 से फिर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है एवोपरेटर वाली, उसका एरो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, और ये प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन प्रोसेस, इसी का वर्क डन निकालना है। और ये जो प्रोसेस है वह कंडेंसर वाली है, ये प्रोसेस होती है एक्सपेंशन वाली, EXP हमें लिख भी देना है। अब यहाँ पर एंथैल्पी देखेंगे तो 2 नंबर को सीधे वर्टिकल लाइन से हमें नीचे की ओर बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट है तो हम इसको क्या दे देंगे, H2 दे देंगे। 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट से नीचे हम आएंगे तो हम क्या दे देंगे, H1 दे देंगे। और 3 और 4 पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा। अब हमें और भी कुछ देखना है, जैसे कि हमने जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पढ़ा हुआ है, जब हम जानते हैं एवोपरेटर से जब बाहर जो निकलता है रेफ्रिजरेंट, तो किस फॉर्म में निकलता है, वेपर फॉर्म में निकलता है। तो कंप्रेसर जो लगा हुआ है क्या करता है, उस वेपर को कंप्रेस करता है। तो पॉइंट 1 पे जब एंट्री करेगी, क्या करेगी, वेपर एंट्री करेगी, तो यहाँ पर जो H1 में कौन सा फॉर्म होगा, वेपर फॉर्म में होगी। रेफ्रिजरेंट जो 8 वाला किस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा। और यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद पॉइंट 2 पे पहुंचता है, तब भी ये किस फॉर्म में रहता है, वेपर कंप्रेस होके बाहर निकलती। तो यहाँ पर भी क्या होगी, 2 नंबर पे भी जो रेफ्रिजरेंट होगा किस में होगा, वेपर फॉर्म में होगा। फिर 2 नंबर से कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर के अंदर जाती है वेपर, तो यहाँ पर ये कंडेंस होती है, कंडेंस होकर किसमें, वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉइंट 3 पर और जो 4 पर जो H3 H4 है, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट आर्ट वाला किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। ये बातें हमें याद रखना है, लिखना नहीं है, लेकिन हमें याद होनी चाहिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या देखा मैंने, 1 पे और 2 कंप्रेसर के अंदर किस फॉर्म में हुआ, वेपर फॉर्म में हमारा रेफ्रिजरेंट, और 3 और 4 पे किस पे, लिक्विड फॉर्म में। अब हमें यहाँ पर क्या होता है, हमें क्या निकालना है, कंप्रेसर का वर्क डन। तो ये कंप्रेसर है, अगर इसका हम वर्क डन निकालते हैं किसका, कंप्रेसर का, तो इसमें क्या होता है, जो मास फ्लो रेट होता है उसका मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर 1-2 कंडीशन दी है, तो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर H2 माइनस H1 क्या हो जाता है, इसका वर्क डन हो जाता है। अब हमारी COP है, तो COP का फॉर्मूला जो होता है वह होता है H1 माइनस H4 बटे होता है H2 माइनस H1। ये COP का फॉर्मूला होता है, और ये कंप्रेसर का फॉर्मूला, दोनों हमें निकालना है। सबके लिए हमें क्या, H1 से लेकर H4 तक की वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यू निकालेंगे। ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है यहाँ पर, इनके आधार पर हम 2 तरह निकाल सकते हैं। एक तो हमारा जो पीएच चार्ट है उसके थ्रू निकाल सकते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि कैसे हमें निकालना है, उसको देखकर आप निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, जो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वह एक टेबल में दी रहती है, तो वह कैसी टेबल होती है, कैसी टेबल हमें कॉलेज में मिलेगी, वो सब कुछ मैं दिखाता हूँ। उसी से हम क्या करेंगे, दोनों टेम्परेचर पर वैल्यू निकालते हैं। दोनों टेम्परेचर याद रखना, सबसे पहले हमें एवोपरेटर के अंदर चलना है। एवोपरेटर कौन सा है, -10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस है, दिख रहा है। तो हमें क्या निकालना, H1 निकालना। तो H1 सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहां पर है,
यहाँ पर देख रहा है H1 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 किस पे पड़ रहा है, किस लाइन पड़ रहा है, H1 वाली लाइन पर, क्योंकि 1 पे क्या है, H1 है। तो इस लाइन पे हम समझ जाएंगे कि H1 हम किससे निकालेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। जबकि 2 और 3 यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस। किसका है, कंडेंसर का टेम्परेचर। तो कंडेंसर वाली लाइन में कौन से पॉइंट आ रहा है, 2 और 3। तो 2 और 3 की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालेंगे। और H1 की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस से। कैसे समझा मैंने कि -10 डिग्री सेल्सियस से हमें H1 निकालना, क्योंकि हम जानते हैं एवापोरेटर वाली लाइन पे 1 पॉइंट है, तो हम इसी टेम्परेचर से निकालेंगे -10 से। और 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारी 2 पॉइंट है, 2 और 3। तो 2 और 3 की वैल्यू हम कहां पर निकालेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से। कैसे निकालते हैं, चलते टेबल को देखते हैं। नॉर्मल हमारे मार्केट में या कॉलेज में इस तरह की बुक रहती है, इसमें लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। क्या लिखा, याद रखें, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड साइक्रोमेट्री। तो ऐसा स्टार्टिंग का पेज होगा, इससे आप कभी भी देखें तो समझ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड साइक्रोमेट्रिक चार्ट लिखा हुआ है। इसके बाद जब हम नीचे जाएंगे इसमें, तो हमें क्या क्या मिलता है वो ध्यान से रखें। सबसे पहले हमें इंडेक्स या कंटेंट्स लिखा रहता है, वहां पर जाएंगे, हमें वहां पर देखो हम दिखा देते हैं आपको, ऐसा कंटेंट्स लिखा मिलेगा। एक कंटेंट लिखा मिलेगा, तो हमें किस पे पहुंचना है, R12 पे। मैं दिखा देता हूं आगे चल के वो भी। हाँ, ये देखो, यहाँ पर आप देखेंगे, ये 13 नंबर पर देखेंगे तो CCl2F2 रेफ्रिजरेंट 12 लिखा हुआ है। और कंडीशन दी है लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर। याद रखें क्या लिखा, लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर वाली कंडीशन पढ़ना है, और रेफ्रिजरेंट R12 लिखा हुआ है। इसका पेज नंबर देखेंगे 34 से स्टार्ट है, तो 34 पेज नंबर पर हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अब जब हम 34 पेज नंबर पर पहुंच जाएंगे तो ये हेडिंग पूरी पढ़ना है मुझे, CCl2F2 रेफ्रिजरेंट 12 और कंडीशन लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर। क्या लिखा, लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, ये पढ़ना है और हमें R12 पढ़ लेना है, जैसी क्वेश्चन में कंडीशन दी। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू रहती है वो ध्यान से समझे। यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है, तो टेम्परेचर हम इससे मिलाएंगे। प्रेशर इसमें दिया, अगर प्रेशर मान लो दिया क्वेश्चन में, तो प्रेशर से वैल्यू अगर हमें निकालना तो इसमें प्रेशर को ढूंढेंगे। और अभी जैसे आज के क्वेश्चन में टेम्परेचर में दिया है, तो टेम्परेचर हम इसमें देखेंगे। हमें जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर वैल्यू चाहिए, किसकी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो हम इसमें से देखेंगे, जो भी टेम्परेचर या प्रेशर दिया उसके सामने वाली लाइन में पढ़ लेंगे। अब ध्यान रखें, लिक्विड के फॉर्म में अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पॉइंट समझाए थे कि लिक्विड वाला कहां से किस टेम्परेचर से पढ़ना और वेपर वाला किस टेम्परेचर से पढ़ना। तो यहाँ VF लिखा, क्या लिखा, VF अगर लिखा मिला है, समझ लेना वो किसकी वैल्यू है, लिक्विड फॉर्म की वैल्यू। और जो हमारे VG लिखा रहता है, ये VG समझिए सेकंड वाला लिखा 4 नंबर पे VG लिखा, इसका मतलब वॉल्यूम की वैल्यू होगी, हुआ है वेपर फॉर्म में होगा लिक्विड, तब की वैल्यू होगी। अब हमें जैसे आज एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए, तो HF जब हम पढ़ेंगे तो किसके लिए पढ़ेंगे हम, लिक्विड के लिए। HF क्या होता है, लिक्विड, और HG क्या होता है, वेपर फॉर्म में रहता है। तो हमें किसकी, जैसे मान लो H1 है तो किस फॉर्म में, वहां पर वेपर फॉर्म में, तो H1 की वैल्यू चाहिए हमें वेपर फॉर्म वाली, याद रखें। तो कितना दिया, -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर हमें H1 देखना है, लेकिन H1 पे कौन से फॉर्म में लिक्विड, रेफ्रिजरेंट हमारा, रेफ्रिजरेंट है हमारा वेपर फॉर्म में। तो हम HG वाली टेबल से वैल्यू पढ़ेंगे, कौन सी, HG दिख रहा है, इसमें जो भी वैल्यू देखेंगे हम उसको नोट कर लेंगे H1 के रूप में। समझ गए, लिक्विड फॉर्म में इसमें और वेपर फॉर्म की इसमें। वेपर लिक्विड कब होता है मैं लिख चुका हूं, सब बता चुका हूं। हमें चलना है -10 डिग्री सेल्सियस पर, कितने, -10 तो 10 पे पहुंच रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। ये आपको ये 10 मिल गया, तो उस टेबल में नीचे को चले आना जहां पर हमें -10 डिग्री सेल्सियस ना दिख जाए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये लिखा -10 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखा, -10 डिग्री सेल्सियस। हमें इसके सामने आना है, अगर हमें प्रेशर की वैल्यू चाहिए तो यहां से नोट कर लेंगे, और हमें वेपर फॉर्म की या लिक्विड फॉर्म की वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए तो यहां से नोट कर लेंगे। और हमें ये जो हमारी H1 की वैल्यू चाहिए, लेकिन वो वेपर फॉर्म वाली चाहिए, तो ये यहाँ पर लिक्विड की दी, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वेपर फॉर्म वाली यहाँ पर वैल्यू दी 347.134, कितनी दी है, 347.134। इसको हमें नोट कर लेना और क्या लिख लेना, H1 = 347.134। जो भी है टेबल में आप आराम से पढ़ सकते हैं। Hg की नीचे वाली वैल्यू पढ़ना है। Hg की नीचे वाली क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि वेपर फॉर्म की हम वैल्यू ले रहे हैं। वेपर फॉर्म क्यों ले रहे हैं मैं डायग्राम से समझा चुका हूं। तो H1 हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, H2 चाहिए और H3 और H4 चाहिए। तो चलते हम दूसरा टेम्परेचर किस पे देखना है, H2 और H3 किस पे देखेंगे, सेकेंड टेम्परेचर कंडेंसर वाली से। ये वैल्यू हमने किस पे ली है, जो ये वैल्यू
ये हमने एवोपोरेटर के टेम्परेचर है उस पे लिए। अब कंडेंसर वाला टेम्परेचर हमारा कितना था 25 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे चलेंगे हम इसमें 25 डिग्री सेल्सियस जहां पर लिखा मिल जाएगा वहां पर रुक जाएंगे। जैसे चले आना नीचे हमें और आगे देख रहे हैं हमें 25 मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है कितना 25। तो 2 पॉइंट पर वेपर फॉर्म में, तो वेपर फॉर्म में 2 पॉइंट पर तो हम क्या कौन सी Hg वाली वैल्यू देखेंगे। तो आगे चले जाएंगे सीधे सीधे आएंगे 25 की लाइन में। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ऐसी वैल्यू दिख रही होगी 25 डिग्री सेल्सियस सामने और Hg के नीचे 361.676 तो H2 के रूप में हम इसको नोट कर लेंगे। अब कंडेंसर टेम्परेचर पर ही हम क्या देखते हैं, जब 2 से 3 पॉइंट पर पहुंचते हैं 3 पे हमें क्या हो जाता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड। तो लिक्विड के लिए देखेंगे तो लिक्विड वाली वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी होगी, इसी की जस्ट पहले वाली होगी क्योंकि हम HF लिखा होगा उसके नीचे वाली होगी। तो HF लिक्विड वाली वैल्यू देखते हैं हम। तो HF में कितनी मिल जाएगी हमें 223.650। ये किसकी वैल्यू होगी हमारी H3 की वैल्यू जाएगी। और H3 और H4 इक्वल होते हैं तो हम उसी को हम H3 लिख देंगे, उसी को H4 लिख देंगे। वैल्यू समझ में आ गई होगी। कैसे देखते हैं, वेपर फॉर्म वाली Hg और लिक्विड फॉर्म वाली HF और जो हमारा एवोपोरेटर टेम्परेचर है उससे हम सिर्फ H1 देखेंगे 0.1 पर। और जो हमारे 25 डिग्री सेल्सियस है कंडेंसर टेम्परेचर वाला, कंडेंसर पे 2 पॉइंट पे वेपर फॉर्म में, इसलिए हमने क्या दिखा Hg वाली वैल्यू नोट कर ली। और जब वो 3 पे पहुंचा, लाइन एक ही है कंडेंसर वाली, तो 3 पे उसी लाइन पे हमें देखना है तो लिक्विड वाली देखेंगे तो लिक्विड वाली 223.650 नोट कर ली। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब सिर्फ कैलकुलेशन है तो बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर, यहीं पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। एक कंप्रेस आपको अच्छे से हेडिंग डालना है, जो भी पूछा गया वर्क डन इन किस में पूछना, पावर वर्क जो यहाँ पर लिखा हो पावर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर, कंप्रेसर का वर्क डन हमें अच्छे से लिखना है। तो जो m की वैल्यू दी है मैं यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, m की वैल्यू कितनी दी है 5, तो हमने यहाँ पर 5 नोट कर दिया, मल्टीप्लाई किया। और कंप्रेसर का वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है H2 - H1 इंटू m होता है। तो H2 की वैल्यू हमने नहीं निकाली, यहाँ पर पहले वैल्यू रख देता हूँ जो भी मैंने टेबल में देखी हुई है। तो सबसे पहले हमें लिखना है वैल्यू नोट करने के लिए फ्रॉम R12 रेफ्रिजरेंट टेबल, और ये दोनों लिख देना यहाँ पर R12 रेफ्रिजरेंट टेबल और R12 pH चार्ट, ऐसी हेडिंग डाल देना। फिर नीचे जो H1, H2, H3, H4 की वैल्यू हमने देखी है उनको नोट करना है। इसके बाद हमें इसमें लिख देना है। जैसे कि H2 दिया तो H2 की हमने वैल्यू निकाली 361.676 माइनस क्या है H1 है तो 347 हो जाएगा 347.134। इसको हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 72.655। अब यहाँ पर देख रहा है ये जो 5 है इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मिनट है। मल्टीप्लाई में हमें समझा रहा है सब, इसकी वैल्यू क्या है किलोजूल पर किलोग्राम है, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा तो हमारे पास यूनिट क्या बचेगी किलोजूल, इसकी यूनिट क्या बचेगी किलोजूल पर मिनट। अब किलोजूल पर मिनट तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था 72.655, इसमें बटेगा करेंगे 60 का, तो जी मिनट का क्या बन जाएगा सेकंड बन जाएगा, तो जी हमारा क्या किलोजूल पर सेकंड हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है लगभग आ रही है 1.2109 एक किलो। और जूल पर सेकंड क्या होता है वाट होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा किलो वाट हो जाएगा। किलो की जगह किलो लिखा और जूल पर सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं वाट लिख सकते हैं। और किलो वाट ही किसकी पावर की यूनिट होती है। तो कंप्रेसर का वर्क डन आ गया, पावर जो पावर रिक्वायरमेंट थी वह कंप्रेसर की ये आ गई 1.2109 किलोवाट में हमें निकालना था, क्योंकि पावर पूछा गया था, सिर्फ वर्क डन पूछता तो हम किलोजूल पर मिनट में या सेकंड में जिसमें भी निकालते, लेकिन हमारा जब भी किसमें पावर पूछे तो हमेशा हमें किसमें निकालना वाट में निकालना है। और हमें इसलिए हमने क्या किया इसमें 60 का डिवाइड करके ये जो मिनट था इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जूल पर सेकंड इक्वल टू वाट होता है, तो किलोवाट बन गया हमारा। अब सीओपी जो निकालना हुआ है बहुत ईजी है, तो मैं वह भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो सीओपी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, बहुत ईजी होता, पिछले क्वेश्चन में बताया था। फॉर्मूला वही रहेगा, क्या होता है H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। ये जो फॉर्मूला होता है बस हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। जैसे कि H1 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके
कितनी है 3, सॉरी यहां से नोट करना जो वैल्यू यहां पर दी है, तो क्या 347.134 माइनस क्या है H4 है, तो H3 और H4 इक्वल होते तो इसकी सेम वैल्यू रख देंगे 223.650 बटे में हमारे पास क्या वैल्यू है H2 माइनस H1, तो H2 की कितनी है 361.676 माइनस H1 की वैल्यू है 347.134। अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, तो जो मैंने कैलकुलेट किया है ऊपर की जो वैल्यू एक दूसरे से माइनस की है वह आ रही है 123.484 और नीचे वाली वैल्यू को हमने इसमें से जब इसको माइनस किया तो जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 14.542। अब हमें क्या करना है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर में डिवाइड कर देना, डिवाइड करेंगे तो जो मेरा आंसर आ रहा है वह आ रहा है 8.49। तो सीओपी कोई यूनिट नहीं होती है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये था ए डायग्राम जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ए डायग्राम और फॉर्मूले, ए वैल्यू कैसे निकालते हैं बहुत इजी तरीके से बता दिया मैंने। कभी भी पीएच चार्ट पढ़ना नहीं आ रहा है तो इस टेबल से आप वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, कैसे निकालना है मैं बहुत अच्छी से समझा चुका हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।